Students, today we'll solve the numericals of the solid state. In this chapter you will get a numerical of 3 marks. ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या होगा, आपके पास एक numerical आएगा. अब हो सकता है क्योंकि थोड़ा जैसे सिलेबस चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली पर यूनिट की एक कंट्रीब्यूशन बढ़ी है. मे बी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और आ जाए, वो जो सिंपल न्यूमेरिकल आएगा कंट्रीब्यूशन वाला आ सकता है, या फॉर्मूला बताओ, या जैसे वॉइड्स में पार्टिकल प्रेजेंट है तो बताओ फॉर्मूला क्या है, वो 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकता है. बट ये न्यूमेरिकल जो मैं करवाने वाला हूँ ये 100% मान के चलो, एटलीस्ट ये मान के चलो कि 100 में से 90% चांस इस टाइप के न्यूमेरिकल के आने का है. एंड बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स पर फोकस करना है. एक बार आप बेसिक देख लेते हो, इसके बाद इस न्यूमेरिकल में है कुछ भी नहीं. ठीक, सबसे पहले देखो, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले ऑल्दो मैं एक न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, बट दोबारा से जिन बच्चों को थोड़ा डाउट रह गया होगा उसको सारा पोर्शन को इंक्लूड करते हुए दोबारा से एक बार कि कैसे कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ. देखो, सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, आपके पास यूनिट सेल किस किस टाइप की होती है. ठीक, जैसे न्यूमेरिक आप ऑल्दो हमने बहुत टाइप की है यूनिट सेल्स, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल 2 ही यूनिट सेल पता होने चाहिए, मींस जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको. सबसे पहले तो एक यूनिट सेल एफसीसी. अब एफसीसी को सीसीपी या एचसीपी भी बोल सकते हैं, तो एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी को भी मान लो. इन सब में क्या होता है, देखो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कितना है ये पता होना चाहिए आपको. पता है हमें एफसीसी में क्या होगा, पार्टिकल जो है कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, हर एक फेस के सेंटर पर भी होगा. अब हर फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल है वो एक यूनिट सेल को अपना हाफ पार्ट देगा. 6 फेसेस हैं तो कुल मिलाकर के वो हो जाएगी आपके 3 पार्टिकल फेसेस पर और 1 पार्टिकल कॉर्नर्स पर, क्योंकि कॉर्नर पर जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन है, 8 कॉर्नर्स है तो टोटल 1 हो गई. तो एफसीसी के लिए आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स 4 है. ऐसे ही बीसीसी जहां पर बॉडी के सेंटर में होगा, कॉर्नर्स पर होगा, वहां 2 होती है. एंड बाय चांस इसके अलावा देखो, वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्वेश्चन आया हो बहुत सिंपल भी है, बट फिर भी अगर सिंपल दिया हुआ यूनिट सेल, सिंपल एससीसी या सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1 ही होगी, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर होते हैं. तो 1/8 तो हो गया कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर हो गए तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होती है एससीसी के लिए. पता चल गया आपको. अब ये कंट्रीब्यूशन का क्या रोल है इस न्यूमेरिकल में, तो देखो न्यूमेरिकल आपके पास डेंसिटी वाला है, इसी यही न्यूमेरिकल बनता है एक, जहां 3 मार्क्स आपको आ सकते हैं और जरूर आएगा 3 मार्क्स का. डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए. ठीक, अब देखो आपको पता क्या होना चाहिए, जेड क्या है. जेड का मतलब होता है कि यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं. अब देखो, अब आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि ये एफसीसी है तो पता चल जाएगा आपको जेड की वैल्यू 4 है. दिया हुआ न्यूमेरिकल में ये बीसीसी है, इसकी वैल्यू 2 है जेड की. हाँ, अगर बीसीसी के अलावा सीसीपी या एचसीपी बोला हुआ है, हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तब भी इसकी वैल्यू 4 ही जाएगी. ठीक, सिंपल है तो 1 जाएगी, सिंपल हो तो बहुत कम आता है. सिंपल के लिए जेड की वैल्यू 1 है. एम इज मोलर मास दिया होगा न्यूमेरिकल में, जैसे कॉपर के लिए 63.5, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए 24, ऐसे ही फिक्स, सोडियम के लिए 23 होता है, ये फिक्स होती है वैल्यूज. ए क्यूब, आप देखो यहाँ पर पहले से पहले करते हैं, एन का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी. 6.022 into 10 raised to power 23 फिक्स होती ही है. ए क्यूब, अब देखो ए क्यूब में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट कई बार क्रिएट होता है. अब ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. अब कई बार तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा ए का मतलब होगा एज लेंथ, जहां पे एज लेंथ लिखा है वो वैल्यू आपकी ए की हो जाएगी. बट कुछ न्यूमेरिकल्स में ए नहीं देते हैं, वो करते क्या है, आपको ए का मतलब ये होता है, ये नहीं देंगे, वो आपको आर की वैल्यू दे देंगे. आर मींस रेडियस, किसका रेडियस, जो इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स है, मान लो ये पार्टिकल है, ये दे देंगे आपको रेडियस. और इसके रिगार्डिंग देखो पहले हम कर चुके हैं डेरिवेशन के थ्रू भी,
कि रिलेशन क्या होता है ए और आर में। देखो एफसीसी के लिए आर और ए में रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 और बीसीसी के लिए होता है आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4। ये देखो दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते मैंने डेरिवेशन भी कराई हुई है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अदरवाइज इस न्यूमेरिकल के लिए आपको याद तो होने ही चाहिए, और याद नहीं है तो डिराइव करके इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक, बस अगर आपको ए दिया है, मान लो ए दिया है 588 नैनोमीटर तो लिख दो यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर आर दिया है तो बस फिर आप ए को निकाल लोगे। ठीक, मींस a इज इक्वल टू आर इंटू 2√2। ऐसे ही यहाँ पर a इज इक्वल टू आर इंटू 4 डिवाइड बाय √3 एंड अंडर रूट्स की वैल्यू आपको फिक्स पता होनी चाहिए पहले से ही। ऑल्दो आप चाहो तो निकाल लेना बाद में, बट याद है तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा आपका बहुत सारा। तो √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414। ठीक, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये फिक्स वैल्यूज हैं और अब आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मैं देखो अभी वो डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम या जो मतलब बच्चे गलती करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप मिस्टेक्स क्या करते हो इन टाइप के न्यूमेरिकल में, अदरवाइज यू विल गेट 3 फुल मार्क्स। बट थोड़ी सी गलती होती है, आपको 3 में से 1.5 तक पहुंच जाते हो, जबकि आपके एफर्ट्स फुल होते हैं। हमेशा आपको एक क्यूब, देखो भैया अभी ये ना यूनिट सेल बहुत छोटी होती है। एक यूनिट सेल का मतलब होता है मैक्सिमम 4 एटम्स, एंड यू नो कि एटम कितने छोटे होते हैं। तो ये एज लेंथ मीटर्स में नहीं हो सकती, सेंटीमीटर में भी नहीं हो सकती और मिलीमीटर में भी नहीं हो सकती। ये नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में दी होती है, पिकोमीटर में दी होती हैं। तो आपको इनको चेंज करना होता है किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों? क्योंकि आपके पास जो मोलर मास है ना, ये ग्राम पर मोल में दिया होगा, ग्राम पर मोल में, और ग्राम के साथ जो यूनिट जुड़ेगी वो सेंटीमीटर होगी। तो आपको नैनोमीटर दिया हो, एंगस्ट्रॉम दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसको कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में। और ये हम +1 में कर भी चुके हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं, बट फिर बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपको पता है पिकोमीटर दिया है, तो पिकोमीटर मींस पीएम, पिको मींस 10⁻⁻12 मीटर, ये हो गया 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, अब उसमें अब क्या करोगे आप, मान उसने कहा है कि इसकी एज लेंथ है 250 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर मींस 10⁻⁻12 मीटर, ये हो गया पिको, ये मीटर। अब आपको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, यानी कि आप इसको 20 इसमें ऐड करोगे तो ये माइनस है, तो ये 10⁻10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है आपको ये। अगर एंगस्ट्रॉम होता, मान लो यहाँ पे दिया होता एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मींस A0, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। आपको इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। हाँ, अगर कहीं एक दो न्यूमेरिकल देखे मैंने ऐसे हैं प्रीवियस ईयर में, जहां पर डेंसिटी को ग्राम पर मीटर क्यूब में लिया हुआ है, तो फिर आपको हर चीज को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप उस डेंसिटी को ही ग्राम सेंटीमीटर में ले आओ, तो फिर आपका न्यूमेरिकल वैसे ही हो जाएगा। ऑल द बेटर है कि आप डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो ठीक, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको आपको केवल। नाउ अब मैं देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ, इसके बाद एक वर्कशीट भेजूंगा मैं आपको। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व, जो क्वेश्चन किए हैं इनमें से कुछ को दोबारा से सॉल्व करने के लिए कुछ अनसॉल्व भी होंगे। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। देखो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, एन एलिमेंट विद डेंसिटी। अब देखो मैं आज ऐसे कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जिससे कि मिस्टेक कम से कम हो। आप न्यूमेरिकल को पढ़ते रहो और जहां छोटा छोटा पॉइंट मिले उसे लिखते रहो, और ऐसे ही करना है आपको बोर्ड में भी। क्लियरली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर चीज। एन एलिमेंट विद डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, फॉर्म्स एन एफसीसी, यानी कि एफसीसी मिल रहा है, इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई 4, एफसीसी के लिए 4 होती है।
इसे दिया नहीं है, पता लग गया एफसीसी का मतलब 4। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स एन एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ मींस विद एज लेंथ ऑफ 4 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसने पहले ही सेंटीमीटर में दे दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दी इन्होंने। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द, ये निकालना क्या है, m मास, एटॉमिक मास। और बस अब देखो, वी नो डेंसिटी इज z into m a क्यूब into na। z की वैल्यू यहाँ पर देखो 4 है, मास तो निकालना ही है, a क्यूब दिया हुआ है 4 into 10 raised to power minus 8 क्यूब into Na 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक। और डेंसिटी कितनी है 11.2। अब देखो बाकी तो आप सब कुछ कर लोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कैसे आपको सोल्व करना है कैलकुलेशन को थोड़ा एक बार आइडिया देता हूँ मैं आपको। आपको सबसे पहले पावर्स को ना अरेंज करना है। ये पावर्स जो है ये आपकी सबसे बड़ी गलती करवाते हैं आपसे। और देखो कई बार ना हमें थोड़ा सा आइडिया भी लगता है कि आंसर क्या होगा। अब m है, मोलर मास है, कितना हो सकता है, एक लिमिट होती है। अगर ये थाउजेंड्स में आ रहा है तो गलत है, ये माइनस में आ रहा है तो भी गलत है। देखो थोड़ा आइडिया भी होता है हमें हर चीज का। कोई कहे कि डिस्टेंस है यहाँ से लेकर दिल्ली का निकालना है, तो आपको ना भी पता हो, इतना पता होगा कि कम से कम किलोमीटर्स में है, कोई कहे कि मीटर में है, या कोई कहे कि कई लाख किलोमीटर है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका इसका आंसर गलत आ चुका है, तो उसको दोबारा से करो। अब यहाँ देखो क्या करना है आपको, थोड़ा सा जैसे ये रहा 11.2 इज इक्वल टू 4 into m डिवाइड बाय, अब देखो ये 4 को अलग कर दो, 4 का कितना आएगा, 4 into 4 16 into 4 64 into 10 raised to, देखो भाई ये -8 है, क्यूब में होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 -24, और ये माइनस का ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, into 6.022 into 10 raised to power 23। अब देखो ये -24 है, ये +23 है, तो कट जाएगा, यहाँ पर केवल एक रह जाएगा माइनस, और इसको भी कम करना है तो ये हो गया 6.4। ये इस तरीके से आपको इजी वे में करना है, ठीक। अब 64 एक काम कर सकते थे, यहाँ पर आप इसको सिंपल वे में भी यहाँ कर सकते थे कि यहाँ पर 16 आएगा, इसको अभी 10 raised to power -1 ही लेकर के 64 रहने दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 16, ठीक है। और अब इसको आप अब चाहो तो इसको 10 raised to power -1 करके 1.6 कर सकते हो, बस। अब क्या होगा आपके पास 11 यहाँ पर आप इसको इधर भेज दोगे, इसको भी इधर भेज दोगे, 1.6 into 6 ये अबाउट 9.6 आएगा, यस, तो 10 मान लो मैक्सिमम आप, और ये इसको 10, तो 100 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, एंड द आंसर इज 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक। देखो आपको आइडिया मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक कूल माइंड से करना है, आराम से करना है। मैंने देखो खुद करने में भी यहाँ पर 10 मिनट लगा दिए, और आप लोग सोचते हो कि 2 मिनट में हो जाएगा, तो गलत होगा फिर वो 2 मिनट वाला। थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ जो हमने लिखी है क्या ये लॉजिकल है भी या नहीं, कि जो मतलब कि आंसर आया है वो लॉजिकल है भी या नहीं। पता लग रहा है कि BCC जो दिखाई देती भी नहीं है, और उसका आपने एज लेंथ निकाल दी है कई किलोमीटर की, गलत हो जाएगा वो तो, ठीक। तो उसको आप थोड़ा देखोगे तो आपको बड़े आराम से आंसर इसका पता चल जाएगा, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन बोल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूजुअली बच्चों की एक डाउट रहता है, इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों का डाउट रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक क्यूब को ना सोल्व करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ऑल दो, और प्रीवियस ईयर दोनों ही है, एनसीईआरटी भी है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ उस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, नायोबियम एक एलिमेंट है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो इसने BCC बोल दिया, यहाँ पे आपको देखना था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। अब अगर BCC है तो Z की वैल्यू 2 आएगी, फर्स्ट कर दो पहले। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी है 8.55 into 10 to power
सॉरी ओनली जस्ट 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम, आपको आर निकालना है। देखो यहाँ थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट्स। तो मास कितना दिया हुआ है 93 यूनिट्स। चलो अब इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंथी रहेगा, इसको जरा ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोलर मास है, जबकि यूनिट में दिया हुआ, यूनिट का मतलब होता है एक एटम का। अब हमें देखो डेंसिटी भी जो है वो ग्राम में दी हुई है और एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, और पता भी है हमें कि इसको हमें सब मोलर मास में करना है। तो इसको पहले तो आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दो, इससे आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा फिर भी, अगर आप इसको ना भी लिखो तब भी। बट ये 93 ग्राम पर मोल कर दिया आपने। ठीक, अब जरा ध्यान दो, आपको आर निकालना है, जबकि इस फॉर्मूले में कहीं आर है ही नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। तो पता है हमें, अगर आप ए निकाल लोगे तो आर निकल जाएगा। बीसीसी के लिए भी कर चुके हैं, दैट आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4। तो ए आ जाएगा, तो बीसीसी के लिए आर निकल जाएगा। तो इसका मतलब पहले हमें ए निकालना है। नाउ ए क्या होगा, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ भेज दोगे Z इंटू एम डेंसिटी इंटू एन ए। इट मीन्स Z कितना है भाई आपके पास 2, क्योंकि बीसीसी है। मोलर मास कितना आ गया 93 डिवाइड बाय डेंसिटी है 8.55 इनटू एन की वैल्यू फिक्स है 6.022 इनटू 10⁻23। बस अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, तो बाकी सब कुछ आपको, ये जो चीज़ सोल्व करने वाली आपके पास ही है। मैं बता देता हूँ उसका लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम मैं करवा भी दूंगा, कोई बेनिफिट उसका होगा नहीं। ये तो एक कैलकुलेशंस हैं, आपको ही करनी है। लास्ट में जो आंसर आया है ना वो ऐसे आएगा इसका, ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है, ए क्यूब इज इक्वल टू 3.612 इंटू 10⁻⁻23। ये अब इतना आ गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कैलकुलेशन वाली। यहाँ बच्चे सोचते हैं कैसे आगे फर्दर अपने आप को इसको बढ़े आगे करने के लिए। अब देखो ये क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये कोई एक परफेक्ट नंबर तो नहीं है, जैसे कि 64 होता या फिर 27, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। अब कैसे इसको सोल्व करना देख लो, ये एक ही करवाऊंगा मैं, इसके बाद कभी और आया आप उसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट चलेगी, वो समझ लो कैसे हमने ट्रिक लगाई है यहाँ पर, क्योंकि सिंपल आप इसका अगर वैसे क्यूब निकालोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको फोकस करना है 10⁻⁴ पर, और इसको इस तरीके से लेकर आओ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 23 है ना, इसको आप 21 या 24 पे ले आओ, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। 24 पे लाओगे सही रहेगा, क्योंकि 21 पे लाने पर इसका नंबर में काफ़ी चेंज आएगा। आप इसको 24 में ले आओ माइनस में, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 3.612 इंटू 10⁻⁻24। अब देखो आपने बढ़ा दिया इसको, तो उसको 36 कर दोगे अब आप, क्योंकि पहले 3.6 था ना, अब इसको -24 किया तो एक 0 यहाँ आ गया आपके पास। ठीक, अब यहाँ देखो कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है। चलो ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ही है। अब सी, इसका क्यूब किया तो यहाँ पर तो ए आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। इसकी करोगे तो ये आ जाएगा, इसका करोगे तो 10⁻⁻8 आ गया, क्योंकि 3 था, -8 आ गया। 24 3 से डिवाइड किया -8, ये भी आ गया। अब इसका निकालना है आपको क्यूब निकालना है इसका। ठीक, अब इसका क्यूब देखो कैसे निकलेगा 36। अब एक काम करो, आप अपना सिंपल जो आपको आता है क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27 एंड 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब यहाँ से कंपेयर करो आप, 8 से तो ये ज्यादा है,
27 से भी ज्यादा है तो इसको काट दो, लेकिन 64 से कम है, ठीक है, 64 से ये कम है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना एक जिसे बोलते हैं लॉजिकल वैल्यूज, अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। ये 3 से फालतू है क्योंकि 36 है, बट 4 से बहुत कम है, तो एटलीस्ट इतना पता लग गया ये 3 तो है ही है, 3 इंटू 10⁻⁸ तो है, ये पॉइंट देखो। अब थोड़ा सा मतलब इसको भी आप ना अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, बाद में ठीक हो जाएगा अपने आप ही। दिख रहा है ये इसमें जो है ना काफी नजदीक है ये 27 और 36, 64 काफी ज्यादा है, इसको आप 3.3 कर दो, ठीक। और अगर आपको डाउट है कि आपका 3.3 सही है या नहीं, आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो 3.3 को मल्टीप्लाई करो, 3.3 को 3.3 से, और जो आंसर आएगा उसको दोबारा 3.3 से कर दो। अब देख लो कि वो इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा जैसा आगे पीछे करो, मतलब बड़ा फालतू है तो 3.2 ले आओ, कम है तो 3.4 कर दो, और आपका आंसर इसमें बड़े आराम से निकल जाएगा। तो यही तरीका है क्यूब रूट निकालने का। अगर अदरवाइज बाकी करने बैठोगे तो लोग पॉइंट से या डिफरेंशिएशन से तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, और वो में भी गलत भी हो जाए। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब ए आ गया आपके पास, ये सेंटीमीटर में ही रहा होगा, ठीक। ए की वैल्यू आ जाती है आपके पास अब 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब देखो भाई आपको निकालना क्या है, आर। बीसीसी के लिए आर की वैल्यू है 3 इंटू a/4, तो आर क्या हो जाएगा देखो, √3 1.732 इंटू ए दिया हुआ है आपके पास 3.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 4, आपके पास लो आर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक। अब इसके अलावा मैं थोड़े फटाफट 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब आप केवल डिस्कस ही करने कैसे हैं, क्योंकि अब तो समझ तो आ गए होंगे ये। अब करने कैसे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे हो सकता है डेंसिटी दी हो, आर दिया हो तो ए निकाल लेना, फिर तो अगर आर दिया तो ए निकाल लेना, फिर तो, या ए दिया हो और एम दिया हो, एन ने तो वैसे ही फिक्स हो गया। वो कहेगा बताओ इस क्यूब की स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब की स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट क्या है। तो आप देखो कि जेड की वैल्यू क्या आ रही है। अब जेड की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो एफसीसी है, 2 आ रही है तो बीसीसी है। यहाँ जरा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ना मतलब मैक्सिमम होता है, इतना एग्जैक्ट आंसर आता नहीं है। जैसे मान लो आ गया 1.9, 2.1, 2.2, तो आप इसको 2 ही मानोगे, क्योंकि जेड की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या जेड की वैल्यू 4। अगर वो 4 के आसपास है 3.9, 3.8, 4.1, 4.2, उसको 4 लिखो, इसको 2 लिखो। अगर जेड की 2 आ रही है you will write because z is 2 it is BCC, if it is 4 you will write it is FCC, ऐसे करना है, ठीक। उसके अलावा m निकालना हमने कर लिया है, z निकाल लोगे स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, डेंसिटी पता ही है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सब कुछ दिया होगा, कहेगा बताओ प्रूव करना है, कहेगा कि दैट डेंसिटी इज दिस, m इज दिस, a क्यूब इज दिस, a इज दिस, एंड प्रूव करो कि ये FCC है। तो बड़ा आसान हो गया, फिर तो समझो आपको आंसर मिल चुका है, आपको कुछ नहीं करना, मतलब इतना आसान क्वेश्चन हो गया है। अगर आप माइंड लगाओ तो इसमें कुछ भी आपको करना ही नहीं पड़ेगा, इवन कैलकुलेशन तक की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसने कहा है आपको प्रूव करना है कि ये FCC है। फिर तो पता है आपको कि जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लो, जैसे क्योंकि आपको FCC प्रूव करना है, जेड निकालना होगा, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू Na, ठीक है। ये रहेगा आपके पास जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू Na इंटू a क्यूब डिवाइड बाय m, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। ये रहेगा, और फिर आप कैलकुलेशन करो ना करो यहाँ पे लिख दो अप्रोक्सीमेटली 4, क्योंकि 4 ही आना है, आपको जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन करने की।
ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है प्रूव करना है आपको, तो आप पता है इसका आंसर 4 ही रहा होगा, तभी तो प्रूव होएगा। आप यहाँ 4 लिख देना। उसने कहा कि प्रूव करो ये BCC है, इसको आपने यहाँ पे जो भी है डेंसिटी n का वैल्यू फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23, ए का दिया होगा, m दिया होगा, यहाँ पे आपने केवल 2 लिख देना है। आपको जरूरत भी नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशन करने की, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपकी 90% चैप्टर खत्म हो गया है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। सॉलिड में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस करने हैं, और उसके बाद आप अपने टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। ओके, थैंक यू।